नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से आ रही, जहां पर बिजली तार की चपेट में आने से सीआरपीएफ जवान की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बड़ी दुखद खबर है ये, घटना स्थल पर ही जवान की मौत हो गई है। 170वीं बटालियन के जवान की मौत हुई है। अवैध शिकार के लिए बिजली तार लगाया गया था। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान निकले थे। आरोपी शिकारियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अवैध शिकार को रोकने में वन विभाग नाकाम है, क्योंकि लगातार अवैध शिकार के लिए इन इलाकों में बिजली के तार लगाए जा रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान निकले थे और इसी बीच बिजली की तार के चपेट में आने से सीआरपीएफ जवान की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। आरोपी शिकारियों की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि एक बहुत बड़ी नाकामी यहां पर वन विभाग की सामने आ रही है। अवैध शिकार को रोकने में वन विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक जवान की जान गई है और जो शिकारी हैं धड़ल्ले से वो कहीं भी जाल बिछा रहे हैं। बिजली के तार कई इलाकों में बिछाए गए हैं और जवानों को निशाना बनाने के लिए तो नहीं था, लेकिन एक जवान इसकी चपेट में जरूर आ गया। और दुर्ग से बड़ी खबर, जहां पर सांसद विजय बघेल की तबीयत बिगड़ गई है। सेक्टर 9 अस्पताल से एम्स रेफर कर दिया गया। 4 दिनों से वो बीमार थे। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर एम्स रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर दुर्ग से, जहां पर सांसद विजय बघेल की तबीयत खराब है। सेक्टर 9 अस्पताल उन्हें एम्स रेफर किया गया है। 4 दिनों से सांसद बीमार थे। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर एम्स रेफर कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ और प्रदेश में धान की खरीदी 10 नवंबर से शुरू करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान धरना प्रदर्शन के साथ ही किसानों ने चक्का जाम भी कर दिया। छत्तीसगढ़ में करीब 30 से ज्यादा किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हुए। चक्का जाम को लेकर पुलिस ने भी भारी बंदोबस्त किया था। एडीएम से लेकर एएसपी स्तर के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कई जगहों पर किसान केंद्र सरकार का पुतला दहन करते नजर आ रहे थे। कई जगह किसान मानव श्रृंखला बनाकर सड़क पर निकले, तो कई जगहों पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, तो कुछ जगहों पर सड़क भी जाम किया गया। राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के किसान आज सड़कों पे उतरे। न केवल राजधानी रायपुर बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी किसानों ने सड़क पे उतर के चक्का जाम किया। दरअसल केंद्र सरकार के कृषि संशोधन कानून के खिलाफ और राज्य सरकार के द्वारा 1 दिसंबर से धान खरीदी के निर्णय के खिलाफ जो किसान संगठन है, उन्होंने पहले से ऐलान किया था कि आज मतलब 5 नवंबर को वो सड़क पे उतर के चक्का जाम करेंगे। बात अगर राजधानी रायपुर की जाए तो राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी में किसानों ने चक्का जाम किया। तकरीबन 15 मिनट तक उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम किए रखा और शासन प्रशासन की मौजूदगी में, अधिकारियों की मौजूदगी में किसानों को समझाइश दी गई, जिसके बाद किसान सड़क से उतर के पंडाल में जाके अपना आंदोलन जारी रखे। बहरहाल किसानों ने ऐलान किया है, किसानों ने चेतावनी दी है कि समय रहते उनके मांगों पे विचार करके अगर सहमति नहीं जताई जाती है या फिर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, तो आने वाले समय में आज जिस तरह से सांकेतिक आंदोलन था, आने वाले समय में आंदोलन का रुख और भी उग्र होगा और न केवल प्रदेश की राजधानी बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रदेश भर के और देश भर के किसान जुट के आंदोलन करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि कृषि प्रधान राज्य और कृषि प्रधान देश में किसानों के सड़कों पे उतरने के बाद जिम्मेदार हमारे क्या कुछ निर्णय लेते हैं और किसानों के हित में आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और अब बात झीरम कांड की करेंगे, जहां पर इस मामले में बयान देने से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं दौलत रोहरा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। एनआईए के नोटिस पर उपस्थित होकर बयान नहीं दिया। हाई कोर्ट में मामला होने का हवाला देकर बयान नहीं दे रहे हैं।
चौथी नोटिस पर तीसरी बार बयान देने से रोहरा इनकार कर रहे हैं। बिना बयान दिए दौलत रोहरा वापस लौट चुके हैं। झीरम कांड के प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद हैं दौलत रोहरा। झीरम घाटी घटनाकांड के चश्मदीद दौलत रोहरा इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है। आज इनसे चर्चा इसलिए क्योंकि एनआईए ने इन्हें चौथी बार नोटिस दिया था और बयान देने के लिए तलब किया था। आज आपको चौथा नोटिस मिला था, आप गए थे, क्या हुआ? देखिए, 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सली हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पे हमला हुआ था। कई हमारे नेता शहीद हुए थे, जिसकी 4-5 दिन बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एनआईए जांच का गठन किया था। एनआईए की जांच चौथे 5वें दिन से चालू हो गई थी। इन लोगों ने, इनके यहाँ से मेरे यहाँ फोन आया था कि आपसे हमको बयान लेना है, और उस समय में इनका जगदलपुर में हेड ऑफिस था। मैं 3/7/2013 को वहाँ पे न्यायिक आयोग में अपना एफिडेविट देने गया था। तो मैं इनके एनआईए ऑफिस भी गया था। मैंने इनको कहा कि भाई आपके यहाँ से फोन आया तो मैं बयान देना चाहता हूँ। इन लोगों ने कहा कि हमारे अधिकारी बाहर गए, आएंगे तो आपका बयान लेना है। इन लोगों ने 2014-2015 में 2 क्लोजिंग रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करके अपना बयान की अपने जांच की पूरी कर दी थी। इसके बाद हम लोगों ने कई प्रकार से मांगे की कि इसकी सीबीआई जांच हो। विधानसभा में भी इस बात को रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उस समय मांग की गई, लेकिन सीबीआई की जांच नहीं हुई। 2018 को नवंबर में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई और जनवरी 2019 में यहाँ पे एक एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के गठन के बाद वो भी जांच पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एनआईए उनको दस्तावेज नहीं दे रही थी। हम पीड़ित परिवार सब परेशान थे। 7 साल हो गया है, 7.5 साल। उसके बाद मैं और मेरे साथ टीका वाजपेयी 2 लोगों ने, हम लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई 2019 में, जो 2 सितंबर 2019 को हमारी याचिका स्वीकृत हो गई। उसकी 2-3 पेशियां भी हो चुकी थी। उसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, एनआईए के दस्तावेज उनको दे एसआईटी, और हमने भी एनआईए के खिलाफ याचिका लगाई थी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और हमारी भी पेंडिंग रह गई है। अब ये एनआईए अब जाग रही है। 2015 के बाद से कोई जांच नहीं हो रही थी, अब ये जाग रही है। जब हमने कोर्ट में केस लगाया और बार बार हमें बोला जा रहा है कि आपसे बयान लेना, जबकि मैंने उनको 3 बार नोटिस आया, तीनों बार मैंने उनको राइटिंग में जवाब दिया। चौथी बार नोटिस आया तो मैं आज स्वयं जाके उनको लिखित में भी कहा और मौखिक भी कहा कि मैं बयान देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैंने याचिका उच्च न्यायालय में लगाई है। उच्च न्यायालय का जो निर्देश होगा और उसका मैं पालन करूंगा। बयान देने में दिक्कत क्या है? 3 बार आपने मना किया है बयान देने से, आप चश्मदीद है उस पूरे घटनाक्रम का। बयान देने में दिक्कत क्या हो रहा है? बयान देने तो मैं खुद उनके ऑफिस गया था, वो बयान मेरे से नहीं लिए थे, इसलिए मैं हाई कोर्ट गया हूँ। और अब जब मैं हाई कोर्ट गया हूँ, उच्च न्यायालय गया हूँ, तो अब उनको क्या तकलीफ है? अब यहाँ तो उच्च न्यायालय का फैसला आ जाए। चलिए, न्याय के लिए न्यायालय के शरण में दौलत रोहरा और उनके साथी गए हुए हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मसले में जांच कब तक होती है, रिपोर्ट कब तक आता है और दोषियों के ऊपर कार्रवाई कब तक होती है, और सबसे बड़ी बात ये कि पीड़ित परिवारों को और उससे जुड़े लोगों को न्याय कब तक मिल पाता है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और दंतेवाड़ा से खबर, जहां पर इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। 1 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर सामने आया है। एसपी अभिषेक पल्लव के सामने इसने आत्मसमर्पण किया है। भरमार बंदूक के साथ आत्मसमर्पण किया है। नेरली सीआरपीएफ कैंप में नक्सली ने सरेंडर किया है। तो एक खूंखार नक्सली, इनामी नक्सली ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। और लगातार ऐसे कई सारे नक्सली हैं जो समर्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और इनामी नक्सली ने आज आत्मसमर्पण किया है। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर नेरली सीआरपीएफ कैंप में आज 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। एसपी अभिषेक पल्लव के सामने
इसने आत्मसमर्पण किया। खास बात यह रही कि भरमार बंदूक के साथ इसने खुद को आत्मसमर्पण किया और कहा कि मैं अब मुख्य धारा में जुड़ने की पूरी कोशिश करूंगा और सरकार की जो खास तौर से योजनाएं हैं उससे कहीं ना कहीं प्रभाव असर पड़ रहा है नक्सलियों पर, और इसी वजह से अब कई सारे जो खूंखार नक्सली हैं, जो इनामी नक्सली हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस आज उत्पीड़न दिवस मना रही है। महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति उत्पीड़न दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किस तरीके से किया, तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्र के खिलाफ महिला कांग्रेस ने हल्ला बोला, जमकर प्रदर्शन किया और जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं पूरे देश में, उसको लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि ये प्रदर्शन राजनीतिक था। क्या कभी आपने सुना है कोई किडनैपर किसी बच्चे का किडनैप करे और फिर फिरौती की रकम भी खुद ही जुगाड़ने लगे? किडनैपिंग की अब तक की ये सबसे अजीबोगरीब वारदात है, जहां एक 6 साल के बच्चे का अपहरण कर किडनैपर्स ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी। 12 घंटे में किडनैपर्स 3 सिम बदलकर 3 बार कॉल करते हैं और यही मोबाइल कॉल देते हैं उन किडनैपर्स का सुराग। आप भी देखिए ये सनसनीखेज खुलासा जांजगीर चांपा का वो किडनैपर अंकल। किडनैपर जुगाड़े फिरौती की रकम। अब तक की सबसे अनोखी किडनैपिंग। एक मासूम, 2 किडनैपर, 10 पुलिस की टीम। किडनैपर का इमोशनल ड्रामा। 12 घंटे और वो किडनैपर अंकल। इस घर में 12 घंटे में 3 बार फोन की घंटियां घनघनाती है। तीनों बार अलग अलग नंबर से वो किडनैपर्स फिरौती के लिए कॉल करते हैं और फिरौती में 5 लाख रुपए की रकम की डिमांड करते हैं। दरअसल जांजगीर चांपा के बलोदा थाना इलाके के ठटगा बहरा गांव के किराना व्यापारी राजेंद्र कुमार के 6 साल के बेटे अनुज का अपहरण हुआ था। सुबेरे का घटना है, 9:30 बजे का। अनजान व्यक्ति कोई उठा करके ले गया था। वो अपने ही घर के आगे बगल में जो दुकान थी उसके आगे सीढ़ियाँ थी, वहाँ पे अपने पड़ोस के बच्चे के साथ बैठा था और उसकी माँ नॉर्मली दुकान पे बैठी रहती है, लेकिन उस समय कुछ सामान लेने के लिए वो घर के अंदर चली गई थी और उसी बीच मोटरसाइकिल पर एक आदमी आया और उसने इस बच्चे को बोला कि छत्तीसगढ़ी में ही बोला कि चलो तुम्हारे पापा स्प्राइट लेके बुलाए हैं बलौदा, मेरे साथ चलो। इस बात पर ये बच्चा इसके साथ बैठ गया और मोटरसाइकिल से ये वहाँ से निकल गया। इस अपहरण की गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 जिलों की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई थी और फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। आखिर वो बाइक सवार मास्क वाला किडनैपर कौन था, इसकी तफ्तीश जारी थी और फिर किडनैपर्स के फोन कॉल ही उनका काल बन गए और महज 12 घंटे के अंदर इस घर से मासूम अनुज को पुलिस ने किडनैपर के चंगुल से छुड़ा लिया। और जब उस किडनैपर का नाम सबके सामने आया तो सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो किडनैपर निकला बच्ची का चचेरा चाचा राजा कुर्रे। मुख्य आरोपी है जिसने पूरी घटनाक्रम को रचा था, राजा कुर्रे, जो कि जो विक्टिम है उसी का चचेरा भाई है। उसको भी बलौदा से गिरफ्तार किया गया है और उसी ने फिरौती की रकम के लालच में इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। आरोपी राजा कुर्रे परिवार और पुलिस वालों की हर हरकत पर पैनी निगाह रखे हुए था। यहाँ तक कि फिरौती के लिए 1-2 लाख रुपए की रकम जुगाड़ने का ऑफर भी पीड़ित परिवार को दे रहा था। दुश्मनी तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन पता नहीं वो कैसे पैसा के लालच में आ करके फिरौती का मांग किए थे और भाई ही निकला घर का। वो सूत्रों की माने तो आरोपी को जुए की लत थी, जिससे उस पर कर्जा चढ़ गया था और फिर उसने ये किडनैपिंग की साजिश रची और अपने दोस्त अंकित को भी इसमें शामिल किया।
इस किडनैपिंग में अभी कौन कौन से राज कैद है, पुलिस इसकी भी तफ्तीश कर रही है और आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बेमित्रा से खबर, जहां के देवकर में बुधवार को लूट के बाद हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है और लोगों ने बेमित्रा देवकर मार्ग को जाम किया है। जाम लगाकर महिलाओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। और अब बात बालोद की, जहां किसान धान के फसल पर ही निर्भर रहते हैं। इस साल भी अच्छी बारिश के बाद किसानों को धान की फसल से अच्छे उत्पादन की उम्मीद थी, लेकिन पिछले दिनों अचानक बेमौसम बारिश के साथ आए आंधी तूफान का असर अब किसानों की फसल पर दिखने लगा है। खेतों में लगे धान के पेड़ कमजोर हो चुके थे और अब जब इन फसलों पर धान की बालियां जैसे जैसे पकने लगी हैं तो धान की फसल पेड़ों के वजन के चलते खेतों में गिरने लगी है। अचानक हुई बारिश के चलते खेतों में भी पानी भरा हुआ है, जिससे फसल काटने के बाद सुरक्षित रखने में दिक्कतें आ रही हैं। वजह से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। पूरा धान तो गिर गया, अंकुरित हो रहा है। पानी अच्छा गिरे फिर भी मतलब अभी बारिश होने के कारण वो खराब हो गए पूरा, मतलब बाल मतलब पूरा नीचे हो गए, सो गए धान जा रही आगे, उसी कारण मतलब खराब हो गए। बालोद के दल्ली राहहरा में जल संरक्षण को लेकर एक अनूठी पहल करते हुए वार्ड नंबर 17 में नरवा उत्सव मनाया गया। वार्ड की महिलाओं और ग्रामीणों ने प्राकृतिक जल स्रोत से निर्मित नाले में पूरी गंगा मैया की, मां गंगा की आरती कर जल स्रोत को संरक्षित करने का संकल्प लिया। माता की, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। हमारे दल्ली राजहरा में पानी के बहुत पहले से स्रोत है, जल ही जीवन है। अगर हम साफ सफाई रखबो तब आगे पीढ़ी पर पानी बची, अगर पानी नष्ट करबो तो आगे पर कुछ नहीं बची। हमार नरवा ला साफ सफाई करना है, जल ला बचाना है और मंदिर भावे तक पूजा पाठ करथन, सब व्यवस्था करथन। कांकेर में कोरोना काल में जिले के बैंक सखी ने कमाल कर दिया। बैंक सखी ने घर घर पहुंचकर हितग्राहियों को करोड़ों रुपए का वितरण किया। जिले में कुल 109 बैंक सखी के द्वारा मोबाइल और लैपटॉप के जरिए घर घर जाकर सरकार के तमाम योजना की राशि हितग्राहियों को भुगतान किया जा रहा है। वहीं जिले में अब तक बैंक सखी के द्वारा 25 से 26 करोड़ का भुगतान किया गया। में लगभग 109 आपका बीसी सखी काम करी है, जिसमें लगभग 59 लोग लैपटॉप के माध्यम से और 44 लोग मोबाइल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आपका बैंकिंग सुविधा नहीं है वहां बैंकिंग सुविधाएं दे रहे हैं। और इसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिहार की जो बीसी सखी की जो महिलाएं हैं वो मनरेगा का मजदूरी भुगतान है, वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। इसके अलावा जो ग्रामीण स्तर पे जो लोगों का मानदेय होता है, जो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारी बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों को काफ़ी राहत मिला। बेमेतरा के सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों में इन दिनों मधुमक्खियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। जैसे ही सैनिटाइजर या खुशबू जैसी चीजों का इस्तेमाल करके लोग यहां पहुंचते हैं, मधुमक्खी उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देती हैं। बीते 15 दिनों में 140 से ज्यादा लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला किया। जिला अस्पताल में ही बीते सप्ताह 100 से ज्यादा लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला किया है। धमतरी में खनिज विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगातार नाकाम रहा। रेत के अवैध खनन और परिवहन पर रोक नहीं लग पा रहा है। रेत चुराने वाले पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। इसकी ताजा मिसाल तेदू कोन्हा गांव में देखने को मिली, जो महानदी के तट पर है। यहां रेत खदान पास नहीं हुआ है, लेकिन यहां की ग्राम विकास समिति ने अपनी मर्जी से नदी से खुलेआम निकासी शुरू करवा दी है। गांव के लोग ही रेत बेच रहे हैं। बिना
परमिट के रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर रेत बेची जा रही है। बेमित्रा के बेरला ब्लॉक के ग्राम सोड में किसान के घर अचानक आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी में परिवार को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। कलेक्टर से क्षतिपूर्ति राशि देने की गुहार लगाई जा रही है। धमतरी में धान का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन इस बार हवा का रुख बदल रहा है, दिख रहा है। इस बार यहां के किसान फसल परिवर्तन का मन बना चुके हैं। जिले के कई गांव के किसानों ने अब धान की जगह दलहन तिलहन की फसल की तैयारी कर ली है। इसके लिए बाकायदा पूरे गांव में किसानों के दस्तखत लेकर सामूहिक रूप से फसल परिवर्तन का फैसला किया गया। इसके साथ ही किसानों ने प्रशासन से मांग की कि अब नहरों में पानी ना छोड़ा जाए, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में ठंड के मौसम ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले साल की अपेक्षा इस बार प्रदेश में ठंड ने जल्दी दस्तक दे दी है। वहीं अभी शीतलहर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर की संभावना है। अभी उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में अच्छी ठंड पड़ रही है। सबसे पहले टेम्परेचर है लगातार अक्टूबर के लास्ट वीक से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। अभी फिलहाल थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हुए ट्रेंड है वो नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। साथ ही यदि देखें तो विंड का डायरेक्शन है वो लगभग नॉर्दर्ली है, तो नॉर्दर्ली होने के कारण से ड्राई और कोल्ड एयर है वो छत्तीसगढ़ में आ रहा है, जिसके कारण से तापमान में कमी देखी जा रही है। अब चूँकि एकदम एक्सट्रीम साउथ छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा प्रभाव है, जो चेन्नई के आसपास में जो सिस्टम बनता है उसके कारण से टेम्परेचर है वो 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि बाकी छत्तीसगढ़ के बाकी जो हिस्से हैं उसमें तापमान है लगभग 2 से 3 डिग्री है। पिछले एक सप्ताह में गिरावट आ चुकी है। कभी ठंड अभी यदि हम देखें तो लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में बिलो नॉर्मल चल रहा है। अभी फिलहाल ये नॉर्मल से बिलो ही रहने की संभावना। और अब बात उस शुभ घड़ी की जिसकी खरीदारी के लिए इंतजार रहता है, और ये खुशखबरी लेकर आया है अमेज़न, वो भी त्योहारों के दौरान, क्योंकि त्योहारों में खरीदारी हमारी परंपरा है। ऐसे में उस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो गया ना सोने पे सुहागा।